नमस्कार मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य गति के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को, जैसे कि ग्राफ द्वारा समझा रहा हूं मैं, जब कोई वस्तु को, है ना, प्रक्षेप बिंदु, जिस बिंदु से प्रक्षेप कण, ये होता है कण, है ना, जिस वस्तु, मतलब जो भी वस्तु को फेंका जाए, जिस वस्तु को फेंका जाए वह कहलाता है प्रक्षेप्य, है ना, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब इस प्रोजेक्टाइल को मैं जिस बिंदु से फेंकूंगा, है ना, ऊपर की ओर जिस बिंदु से फेंकूंगा वह बिंदु कहलाता है प्रक्षेप्य बिंदु। समझ आ गया? प्रक्षेप्य बिंदु यहाँ को कहलाएगा। ठीक है, अब ये प्रक्षेप्य वेग किसे कहते हैं? उस प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जिस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, है ना, ऊपर की ओर फेंका जाए, ऐसे ऊपर की ओर, एकदम 90 डिग्री नहीं, थोड़ा सा ऐसे कोण बनाते हुए, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रक्षेप वेग। जिस वेग से फेंका जाता है प्रक्षेप वेग u बोलेंगे। ठीक है, u। ठीक है, और जिस कोण से ये फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल जिस कोण से फेंका जाता है वो कहलाता है प्रक्षेप्य कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये प्रक्षेप जो वस्तु प्रक्षेप्य गति में जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ के अनुदिश, है ना, जिस पथ के डायरेक्टिव्स ये गति करता है, देखिए ये गति कर रहा है, ये कहलाता है प्रक्षेप पथ। ठीक है, प्रक्षेप पथ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। ये प्रक्षेप पथ होता है परवलयकार होता है। ठीक है, परवलय पथ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब उड्डयन काल किसे कहेंगे? उड्डयन काल, जैसे कि ये वस्तु प्रोजेक्टाइल है, प्रक्षेप बिंदु से फेंका जाता है प्रक्षेप वेग u से, ठीक है ना, u से फेंका जाता है अल्फा कोण बनाते हुए। ठीक है, और वो फेंकने के बाद तो ऊपर लटका थोड़ी ना रहेगा, नीचे में जरूर आएगा ना, नीचे में आएगा, ए बिंदु पर गिरता है, जैसे कि ये ए बिंदु तक, तो यहाँ से ये हवा में जितना टाइम तक रहेगा वही उसका उड्डयन काल कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, जितना देर तक ये हवा में रहेगा ना, मतलब जितना टाइम तक ये प्रक्षेप गति करता है उसको बोलते हैं उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, परास किसे कहेंगे? परास मतलब क्षैतिज दूरी को भी परास कहते हैं ना, वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल लेंथ को कहते हैं क्षैतिज परास। यहां देख सकते हैं ओ ए जो है क्षैतिज परास है। ठीक है ना, एक और परिभाषा है, वो है और अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, क्षैतिज से, हाँ, क्षैतिज से अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ बिंदु ले लिया मैं, यहां से यहां तक, ये कहलाता है क्षैतिज ऊंचाई। मतलब जो प्रक्षेप्य बिंदु है ये क्षैतिज से जितना अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है उसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। देखिए, अगले कड़ी में चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति का पथ एक परवलय होता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमको दो समीकरण में देखना पड़ेगा। ठीक है, दो दिशाओं में देखना पड़ेगा ना, एक तो पहली दिशा होगी क्षैतिज दिशा, एक तो ऊर्ध्वाधर दिशा, दोनों में गति को देखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी u से, है ना, अल्फा क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। कौन सा गति कर रहा है?
प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। और जिसका ये देखिए ये क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा u sin अल्फा। तो अब क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना, क्षैतिज दिशा में पथ का क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण, गति का समीकरण हमको प्राप्त होगा md2x/dt2 0, ठीक है ना। तो यहां से x डबल डॉट इक्वल टू 0, अब क्या कर दीजिए समाकलन कर देना है, ठीक है। समाकलन से x सिंगल डॉट इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देते हैं, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ये देखिए ये जो है वेग है ना, इसको कैसे लिखेंगे जी, x डॉट को dx/dt लिखेंगे, मतलब वेग ही आएगा ना, है ना। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग, मतलब यहाँ प्रक्षेप्य बिंदु पर कोई कण है, यहाँ पर जब स्थित है तब इसका क्षैतिज दिशा में किसके बराबर होगा, इसका वेग u, है ना, x डॉट इक्वल टू u cos अल्फा, ठीक है। इसलिए आ जाएगा x डॉट इक्वल टू u cos अल्फा, ठीक है ना। अब इसका एक और बार समाकलन कर देते हैं, ठीक है। समाकलन से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू u cos t, है ना, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, dx/dt इक्वल टू u cos अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ dx इक्वल टू u cos अल्फा dt। समाकलन करने से हमको प्राप्त होगा x, है ना, x इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी। अब इसमें भी अब क्या कर देते हैं, अब t इक्वल टू 0 पर, है ना, t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी, है ना, t इक्वल टू 0 पर इसकी स्थिति हो जाएगी x इक्वल टू 0, है ना। जैसे कि यहाँ पास को मान ले, यहाँ पास पहुंचा है बिंदु P पर पहुंचा है, इसकी स्थिति xy, ठीक है। तो ये t बराबर 0 समय पर यही पास पड़ा रहेगा ना, वो जो प्रोजेक्टाइल होगा, प्रक्षेपक होगा, यही पास रहेगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ जो है कांस्टेंट आता है ना, समाकलन करते हैं c1 कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ t इक्वल टू 0 है, तो u cos अल्फा इंटू 0 प्लस c1, ठीक है। तो यहाँ c1 का मान आ जाएगा 0, इसलिए यहाँ c1 का मान रख दीजिए इस समीकरण पे, है ना। तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा u cos अल्फा t, ठीक है। अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण आएगा, है ना, md²y/dt² इक्वल टू -mg, है ना। क्योंकि देखिए ये क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय प्रभाव का मान 0 होता है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी 0 होगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर गति में जी गुरुत्वीय त्वरण एक्टिव हो जाता है, इसलिए आएगा md²y/dt² इक्वल टू -mg, ठीक है। mm कटेगा, यहाँ प्राप्त होगा हमको y डबल डॉट इक्वल टू -g, है ना। समाकलन कर दीजिए, यहाँ प्राप्त होगा y सिंगल डॉट इक्वल टू -gt प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि t इक्वल टू 0 हो, है ना, तो इसका t इक्वल टू 0 यहाँ c2 ले लीजिए, तो यहाँ y डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, v sin अल्फा, ठीक है, v sin अल्फा, ठीक है। तो यहाँ y डॉट इक्वल टू
माइनस जी टी प्लस यू साइन अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा y डॉट इक्वल टू यू साइन अल्फा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यू वाई डॉट इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। अब इसका और कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, ठीक है। समाकलन से प्राप्त होगा यहाँ y इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब क्या कीजिए यहाँ प्लस C3 है ना, C3 कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर यहाँ क्या प्राप्त होगा y इक्वल टू 0, ओके, ठीक है, y इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, है ना। तो इससे क्या मान प्राप्त होगा C3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए y इक्वल टू यू साइन अल्फा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, इसको समीकरण एक ले सकते हैं ना, समीकरण एक ले लीजिए। यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से t इक्वल टू x बाई यू कास अल्फा, है ना। इन दोनों जो समीकरण को समीकरण एक ले लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण एक से t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू एक्स बाई, है ना, x बाई यू कास अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स बाई यू कास अल्फा, ठीक है। t के जगह x बाई यू कास अल्फा ये स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ y को लाएगा u तो कट जाएगा, है ना, x टेन अल्फा माइनस 1/2, ठीक है, ये g/2 लिख लीजिए बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ना, ये प्रक्षेप पथ का समीकरण है। चलिए अब निकालते हैं उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको निकालने के लिए इसको परिभाषा के एक बार दोहराइए एक बार। क्या होता है, जब किसी प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेप्य बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से u वेग से फेंका जाता है, प्रक्षेप वेग, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका जाता है, तो वहां से उस क्षैतिज तल पे गिरने में जितना टाइम लगता है ना, जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उड्डयन का। यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर का, है ना। तो ऊर्ध्वाधर गति में देखते हैं, इस फार्मूले में देखते हैं, तो ये कितना दूरी तय किया है ऊर्ध्वाधर में ना, ऊंचाई में कितना दूरी, ये देखो विस्थापित हुआ यहाँ है और यहाँ पहुंचा है, मतलब ये y इक्वल टू 0 होगा ना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर की ओर गति देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो विस्थापित कितना हुआ, ऊपर की ओर विस्थापित 0 ही हुआ है ना, ठीक है, 0 ही हुआ है। तो यहाँ y इक्वल टू मैं 0 लिख लूं, ठीक है। अब यहाँ t इक्वल टू होगा, टाइम इक्वल टू मान लिए हम कैपिटल T होगा फ्लाइट टाइम, है ना, फ्लाइट टाइम, ठीक है। अब यहाँ g इक्वल सॉरी a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, गुरुत्वीकरण है ना, गुरुत्वीकरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है और प्रोजेक्शन किस ओर कर, ऊपर की दिशा में, मतलब ये माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वीकरण के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं तो माइनस जी हो जाएगा। मान को रख लेते हैं, ठीक है ना, एक और मान u ऊर्ध्वाधर गति में वेग हो जाएगा u साइन अल्फा, ठीक है, u साइन अल्फा। इस सब के मान को पुट कर देते हैं, है ना, पुट कर देते हैं, क्या प्राप्त होगा, s इक्वल टू यहाँ 0, u इक्वल टू u कॉस सॉरी साइन अल्फा, t मतलब कैपिटल T लिख लीजिए, यहाँ
माइनस 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमको, ये इसको इस तरफ ला लीजिए, है ना, ये वाले को, तो 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ एक टी और एक टी ऐसे कटेगा, तो यहाँ टी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 2u, 2 ऊपर चले जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी। ठीक है, अब निकालते हैं क्षैतिज परास का फार्मूला। क्षैतिज परास इक्वल टू होगा r इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन का, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ देखिए क्षैतिज दिशा में ये प्रक्षेपिका क्षैतिज दिशा में वेग कितना होगा, देखिए क्षैतिज दिशा में u cos अल्फा, ठीक है, u cos अल्फा इसका क्षैतिज वेग है। ठीक है, लिख लीजिए u cos अल्फा इनटू उड्डयन काल देखिए t, है ना, कैपिटल T हो जाएगा, तो यहाँ होगा u cos अल्फा इनटू इसका मान निकाले उड्डयन काल का मान 2u sin अल्फा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ होगा यहाँ 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, है ना। अब इसको एक साथ लिखिए, दो को अंदर लाके, है ना, इसको एक साथ ऐसे कर लीजिए, तो इसका मान क्या आता है, u स्क्वायर साइन 2 इतना मान 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 2 साइन 2 अल्फा बाई जी। ठीक है, ये आ जाएगा रेंज का मान r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। चलिए अब निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला। इसको निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो सूत्र है ना, एक तो होगा सूत्र फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड जो फार्मूला है वो फार्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। दोनों न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय समीकरण है ना। तो इसमें फोकस करना है ऊर्ध्वाधर गति में, और हमको क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई। यहाँ अधिकतम ऊंचाई देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है h जो है अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ अब देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो प्रारंभिक जो वेग है, ठीक है, प्रारंभिक जो वेग है ऊर्ध्वाधर गति में ना, ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग है कितना है ऊर्ध्वाधर गति में, ठीक है, u इक्वल टू कितना है, देखिए प्रारंभिक, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक u साइन अल्फा। ठीक है, और ये यहाँ पास एक कण है, यहाँ पास पहुंच गया, अधिकतम ऊंचाई इस बिंदु पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसमें वेग का मान क्या, यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर अंतिम वेग का मान क्या प्राप्त होगा, v इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना। और यहाँ त्वरण कौन सा काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में। ठीक है, इसलिए a इक्वल टू माइनस जी, मान को रख लीजिए, यहाँ v इक्वल टू 0 रख लीजिए, यहाँ u इक्वल टू यू साइन अल्फा रख लीजिए, यहाँ g इक्वल टू माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ जी टी इक्वल टू यू साइन अल्फा, टी इक्वल टू यू साइन अल्फा बाई जी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब सेकंड सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सूत्र में, ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ s इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, किस ऊंचाई तक, यहाँ अधिकतम ऊंचाई के लिए दिख रहे हैं ना, तो s इक्वल टू h हो जाएगा। ठीक है, s इक्वल टू h। अब सभी के मान को पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से क्या प्राप्त होगा हमको, यहाँ s इक्वल टू s रख लीजिए, है ना। समीकरण 1 से t का मान को रख लेते हैं, t का मान को यहाँ रख लीजिए, है ना। लेकिन ये देखिए कि यहाँ ये कौन सी दिशा के लिए है, u का मान कौन सी दिशा के लिए है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए है। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो प्रारंभिक वेग आएगा u साइन अल्फा, और t का मान आएगा u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। माइनस 1/2, एक की जगह जी आएगा माइनस जी, और यहाँ t की जगह रख लीजिए u साइन अल्फा बाई जी और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा एस इक्वल टू यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ जी स्क्वायर होगा, नीचे में जी स्क्वायर, तो एक ठोक जी स्क्वायर नीचे, एक ठोक का जी नीचे कटेगा और ये कट जाएगा ना, ठीक है। नीचे में बचेगा एक ठोक बस जी बचेगा, स्क्वायर है तो यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ h इक्वल टू देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ पास एक ठोक u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी है और यहाँ आधा है, ठीक है। एक में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, ठीक है। तो 2 को ऐसे मैं नीचे में एक साथ यहाँ पास लिख देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है अधिकतम ऊंचाई का, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं महत्तम क्षैतिज परास का फार्मूला, ठीक है। इससे पहले निकाले एक बार और रिवाइज कर लीजिए चित्र का, ठीक है। ये एक प्रक्षेप बिंदु है यहाँ पास O, यहाँ से ये प्रक्षेप किया जाता है u वेग से, ये यहाँ पास नीचे आके गिरता है A बिंदु पर, ठीक है। तो इसका निकालना महत्तम क्षैतिज परास निकालना है, ठीक है ना। अधिकतम ऊंचाई को ले लीजिए, h ले लीजिए। अब ये ऐसे निकालना है कि अधिकतम क्षैतिज परास OA इक्वल टू महत्तम है, ठीक है। तो नॉर्मली क्षैतिज परास का फार्मूला क्या होता है, क्षैतिज परास है ना, क्षैतिज परास R इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है, ठीक है। यही होता है ना, u R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमको ये क्षैतिज परास R मैक्सिमम के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, साइन 2 अल्फा, यहाँ 1 आना चाहिए ना, साइन जो कोण का मान है ना 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 अल्फा इक्वल टू इसके मान के लिए 1 आता है, साइन 90 के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ R मैक्सिमम का मान प्राप्त होगा u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। रेंज का मान या R का मान यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, क्षैतिज दूरी है, उसका मान अधिकतम का प्राप्त होगा जब प्रोजेक्टाइल को, है ना, प्रक्षेप्य को हम 45 डिग्री से फेंकें, है ना। जब भी आप गोला फेंकेंगे किसी वस्तु को, ज्यादा दूरी तक फेंकना हो गोला फेंकने में, ये ध्यान दें कि आप 45 डिग्री पर ही फेंके, है ना, चाहे जितना बल से फेंके 45 डिग्री, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो प्रक्षेप्य है, ठीक है ना, ऐसे ये 45 अंश है, ठीक है। मान लीजिए 45 अंश मतलब π/4 है, π/4 इक्वल टू 45 अंश होता है, ये ध्यान रखना 45 अंश है ना। अब इसको, ठीक है, अब इससे ये अल्फा कोण ज्यादा फेंके हैं पहली बार में, ठीक है, और जो दूसरी बार में अल्फा कोण कम फेंके हैं, ठीक है। तब हमको सिद्ध करना है कि इस दोनों कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में
ठीक है ना। इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में दोनों का परास का मान, ठीक है, परास का मान जो है इक्वल आएगा करके, ठीक है ना, इक्वल परास का मान आएगा। अब देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 12 बाई जी होता है। तो हम निकाल लेते हैं r पाई बाई 4 माइनस अल्फा, मतलब 45 अंश से थोड़ा नीचे के अंश में फेंके हैं, 45 अंश के एंगल से थोड़ा नीचे की ओर फेंके हैं, अल्फा नीचे की ओर फेंके हैं ना, अल्फा कोण नीचे की ओर। तो यहाँ देखिए फार्मूला रख दीजिए मान यू स्क्वायर साइन 2, अल्फा की जगह यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई जी, ठीक है। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन पाई बाई 2 अंदर में गुणा होते हैं 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 90 माइनस 2 अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा बाई जी, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, आर पाई बाई 4 प्लस अल्फा का मान निकालिए, यहाँ निकलेगा यू स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 4 प्लस अल्फा, है ना। अल्फा की जगह रख दीजिए, यहाँ अल्फा की जगह रखना है हमको पाई बाई 4 अल्फा बाई जी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई जी, ठीक है। इसके इक्वल होगा यू स्क्वायर साइन, ठीक है, ये 2 का अल्फा से गुना होकर 2 अल्फा हो जाएगा ना, प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। ये इसलिए हमारे प्राप्त हुआ है अल्फा से, सॉरी 45 अंश में क्या होगा, 45 अंश में परास का मान अधिकतम प्राप्त होगा। 45 अंश में जब किसी प्रक्षेप गति कराएं, है ना, तो उसका मान परास का मान मतलब वो ज्यादा दूरी तक जाएगा, है ना, क्षैतिज दूरी अधिकतम रहेगी। लेकिन 45 अंश से कम में फेंके, है ना, कितना कम में फेंके, अल्फा अंश कम में फेंके, या फिर 45 अंश से अल्फा अंश ज्यादा फेंके, तो दोनों कंडीशन में देख लीजिए क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों कंडीशन में यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। इसलिए दोनों कंडीशन में परास का मान, है ना, 45 अंश से अल्फा कम फेंके, 45 अंश से अल्फा ज्यादा फेंके, दोनों में परास का मान इक्वल प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इक्वल प्राप्त हो रहा है। ओके, यही हमको प्रूव करना था। ओके, यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।